नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, नाम है बुलंदशहर। इस बुलंदशहर ज़िले के पास एक जंगली इलाका है, यानी यहाँ फॉरेस्ट लैंड है। और इस जंगली इलाके में 15 मार्च को, यानी इसी महीने की 15 तारीख को एक सिर कटी लाश मिलती है। इस लाश पर जब लोगों की नज़र पड़ती है तो वो घबरा जाते हैं। और चूंकि लाश सिर कटी है, सिर गायब है, तो नॉर्मल डेथ का मामला तो हो नहीं सकता। और जिस तरह से सुनसान बियावान जंगल में लाश मिली है तो यकीनन मामला मर्डर का है। लोग जब ये चीज़ देखते हैं तो वो फ़ौरन बुलंदशहर की पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर पुलिस लाश को बरामद करने के साथ साथ मौका वारदात का बहुत बारीकी से मुआयना करती है। उस जगह को ध्यान से देखने पर पुलिस को यह अंदाज़ा हो जाता है कि इस महिला की लाश को कहीं दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर नहीं फेंका गया है, बल्कि इस महिला का कत्ल यहीं हुआ है। क्योंकि उस जगह पर काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ था और ऐसा उसी सूरत में हो सकता था जब उस महिला की हत्या वहीं पर की गई हो और ख़ासकर गला उसका वहीं पर काटा गया हो। बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या की गई थी और कातिल जो हैं वो महिला की हत्या करने के बाद उसकी पहचान छुपाना चाहते थे। इसी इरादे से उसका सिर भी गायब कर दिया गया था। ऐसा सीन ऑफ क्राइम को देखने से पुलिस को लग रहा था। अब पुलिस की कई टीमें इस मामले की जांच में लगती हैं। कुछ टीमों को तो इस महिला के कटे हुए सिर को ही बरामद करने का टास्क दिया जाता है और कहा जाता है कि आप आसपास के इलाकों में और जंगली इलाकों में खासकर ढूंढिए कि कहीं महिला का कोई कटा हुआ सिर आपको मिलता है या नहीं। इस बीच जो डेड बॉडी को पुलिस एग्जामिन करती है तो पुलिस देखती है कि उसके दाएं हाथ पर, दाएं बाजू पर एक टैटू बना हुआ है और उस टैटू में एक महिला का या एक लड़की का नाम लिखा हुआ है, बबली। अब जिस तरह से बबली लिखा हुआ था, पुलिस को लगने लगा कि यकीनन ये जो महिला मरी है, जिसकी हत्या हुई है, उसका नाम बबली ही होगा। लेकिन क्या सिर्फ बबली नाम पता चल जाने भर से उस महिला की पहचान संभव थी? अगर वो महिला जिस जगह पर यह हत्या हुई थी, जंगल के इलाके में, अगर उसके आसपास के रिहायशी इलाके में रहती है या रहती थी तो ज़रूर इस बबली नाम से पता चलना था। तो पुलिस ने तय किया कि जो घुंघरावली इलाके का जो जंगल है उसके आसपास जो रिहायशी इलाके बसे हैं वहाँ पर पुलिस जाकर पता करेगी कि कोई बबली नाम की लड़की, कोई महिला गायब है या नहीं है। अब पुलिस जो है वो घर घर जाकर और जो भी वहाँ के गांव वाले हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनको उस डेड बॉडी की तस्वीर भेजती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि मरने वाली लड़की जो बबली है कहीं वो आपके गांव की या आपके जानने वाली तो नहीं है। इस एक्सरसाइज में पुलिस के कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती। कहने का मतलब ये कि घुंघरावली के जिस जंगल में ये लाश मिली थी उसके आसपास के गांव में, रिहायशी इलाकों में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस डेड बॉडी को ये कहता कि हाँ, इसे मैं जानता हूँ या ये हमारे परिवार की है। यहाँ तक कि पुलिस ने जो आसपास के दूसरे पुलिस स्टेशंस हैं, उन पुलिस स्टेशंस में भी पुलिस ने पड़ताल की कि कोई इस नाम की लड़की गायब हो, तो वहाँ पर भी कोई ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं थी। अब पुलिस का काम थोड़ा मुश्किल हो गया। पुलिस को लगने लगा कि जिस महिला की हत्या हुई है वो कम से कम यहाँ की नहीं बल्कि किसी दूर दराज के इलाके की रहने वाली है और ऐसे में इस मामले को सॉल्व करना पुलिस के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका था। लेकिन पुलिस को जांच तो करनी थी। पुलिस ने ये तय किया कि चलो ठीक है, बबली के नाम से न सही, हम सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए इसकी जांच आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मगर विडंबना ये भी है कि जंगल में सीसीटीवी कैमरे कौन लगाता है। तो पुलिस ने तय किया कि बेशक जंगल में न सही, जंगल की तरफ जो भी जाने वाले रास्ते हैं, जो गाँव से, रिहायशी इलाकों से जो सड़कें जंगल की ओर जाती हैं, उन सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरों को हम एग्जामिन करेंगे। अब पुलिस ने इसके लिए भी एक डेडिकेटेड टीम बना दी, जिस टीम को ये काम सौंपा कि आप सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एक्सप्लोर कीजिए और 15 मार्च को जिस तरह से डेड बॉडी मिली थी उसके 2-3 दिन पहले से लेकर 15 मार्च तक सारे सीसीटीवी फुटेज आप लोग खंगाल डालिए। टीमों ने काम शुरू किया और काम करते करते सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को बहुत सारे लोग उस जंगल की तरफ आते और जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन इन्हीं बहुत सारे लोगों में कुछ एक लोग या कुछ एक बाइक पर सवार नौजवान ऐसे थे जो पुलिस के शक के घेरे में थे। पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों लोग
उस मर्डर की वारदात में ना हो, क्योंकि अव्वल तो जिस तरह से ये हत्या की गई थी वो कोई एक आदमी का काम होगा ऐसा लगता नहीं था। ऐसे में बाइक पर एक से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी था। तो जो भी बाइकर डबल या ट्रिपल राइड करते हुए उस जंगली रास्ते से गुजर रहे थे, उन सारे बाइकर्स की तस्वीरें निकालकर पुलिस ने उनकी पहचान पता करने की शुरुआत की और ये जानने की कोशिश करने लगी कि इसमें कौन कहाँ पर रहता है और किसका वेयर अबाउट्स क्या है। इसी क्रम में पुलिस की शक की सुई जो है एक बाइक पर बैठे दो नौजवानों पर गई। इनमें एक नौजवान का नाम था विकास और दूसरे का नाम था अमन। ये विकास और अमन वहीं पास के एक गांव के रहने वाले थे और गांव का नाम है सुलेला। तो इस सुलेला गांव के रहने वाले थे। अब ये लोग उसी सस्पेक्टेड टाइम फ्रेम में उस जंगल की तरफ जाते हुए दिखे थे जिस समय हत्या होने की आशंका जताई जा रही थी। आपको ये पता होगा कि जब किसी भी शव का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स यानी फॉरेंसिक मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बॉडी को देखकर ये बता देते हैं कि किस समयावधि में यानी किस टाइम ड्यूरेशन में इस शख्स की हत्या हुई होगी, यानी एक रफ आइडिया लग जाता है कत्ल के समय का। ऐसे में जब कत्ल का समय पुलिस को पता लगा तो पुलिस उसके पहले जस्ट वहाँ से गुजरने वाले बाइकर्स पर पुलिस का फोकस या ध्यान ज़्यादा था। अब विकास और अमन पुलिस की रडार पर आ गए और इन लड़कों के बारे में पुलिस ने पता करना शुरू किया। पता चला कि ये दोनों लड़के सुलैला गांव के रहने वाले हैं और एक नई जानकारी या अहम जानकारी ये पता चली कि ये जो विकास नाम का लड़का है इसकी हाल ही में अब से कुछ महीने पहले शादी भी हुई है। अब पुलिस ये पता करने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई रिलेशन ओरिएंटेड क्राइम हो जिसका कनेक्शन मैरिज से जुड़ता हो, खासकर विकास की शादी से जुड़ता हो, क्योंकि लूटपाट की वजह से किसी महिला की हत्या सुनसान जंगल में ले जाकर की जाए, इतना इस तरह से आमतौर पर होता नहीं है। क्योंकि या तो वो महिला उसने बहुत सारे जेवर पहन रखे हों कि कातिलों को लगे कि भाई इसको लूटने के बाद किस्मत ही बदल जाएगी। अब इतने जेवर तो आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाएं पहनकर नहीं घूमती हैं। साउथ इंडिया में एक कल्चर ज़रूर है सोने का और जेवर बहुत ज़्यादा पहनने का, लेकिन नॉर्थ इंडिया में एज़ कम्पेयर टू साउथ कम है। तो इसीलिए लूटपाट वाली बात नहीं लग रही थी। अब पुलिस को लग रहा था कि रिलेशन ओरिएंटेड मामला हो सकता है, रिश्तों का कोई पेच इस मामले में हो, पुलिस को ऐसा लग रहा था। तो पुलिस ने विकास और अमन को रडार पर लिया था। अब इनको अब हिरासत में लिया और पूछताछ करने की शुरुआत कर दी। अब पूछताछ करने की शुरुआत की तो न सिर्फ कत्ल की सच्चाई सामने आ गई बल्कि पूरी कहानी बबली के कत्ल की वो भी शीशे की तरह साफ हो गई। इस कहानी की शुरुआत तकरीबन 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले ये बबली अपने पति अजय के साथ दिल्ली में रहती थी और उसका पति अजय एक अस्पताल में काम किया करता था। उसी अस्पताल में ये जो विकास नाम का लड़का है, सुलेला गांव का रहने वाला, वो भी वहाँ काम किया करता था। तो विकास के साथ अजय की दोस्ती हो गई थी क्योंकि दोनों उसी हॉस्पिटल में काम करते थे और कलीग थे। विकास बीच बीच में अजय के घर आने जाने लगा। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था और यहाँ तक जुर्म की बुनियाद नहीं पड़ी थी। लेकिन मामला तब खराब हुआ जब विकास अजय की गैरहाजिरी में भी अजय के घर आने जाने लगा, और इसलिए भी आने जाने लगा क्योंकि अजय की जो पत्नी है बबली, वो विकास के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही थी, घनिष्ठ हो रही थी। यानी इन दोनों के बीच में पहले लगाव, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन और फिर एक रिलेशनशिप डेवलप होने वाली बात सामने हो गई। अब विकास का बबली के साथ अफेयर शुरू हो गया, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही खामोशी से चोरी छिपे चलता रहा और इसके बारे में बबली के पति अजय को कोई जानकारी नहीं थी। मगर वक्त ने करवट बदली और अजय की मौत हो गई। अब अजय की मौत कैसे हुई? अब तक तो उसे एक नॉर्मल डेथ के तौर पर ही देखा जा रहा है, लेकिन अब जब पता चला है कि बबली का विकास से अफेयर था, इस वजह से बबली की हत्या हुई है, तो पुलिस अब अजय की मौत के मामले को भी एक्सप्लोर करके देखेगी ज़रूर। तो अजय की जब मौत हो गई तो जाहिर है बबली फिर अकेली हो गई। बबली के और अजय के 3 बच्चे थे। चूँकि उसका विकास से ऑलरेडी अफेयर शुरू हो चुका था और विकास बबली से तकरीबन 12 से 13 साल उम्र में छोटा है,
इसके बावजूद चूंकि अफेयर था तो बबली ने यह तय किया कि वो विकास के साथ शिफ्ट हो जाएगी और वो दिल्ली छोड़ देंगे। इसके बाद इन दोनों ने मुरादनगर में एक किराए का कमरा लिया और बबली और विकास दोनों मुरादनगर में पति पत्नी की तरह एक मकान में रहने लगे। बबली ने अपने तीनों बच्चों को अपनी माँ के पास दिल्ली में ही छोड़ दिया और उसने विकास के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। लेकिन ये कोई शादीशुदा ज़िंदगी नहीं थी, बल्कि लिव इन टुगेदर वाली ज़िंदगी थी, जिसमें दोनों पति पत्नी के साथ रहते ज़रूर थे, पति पत्नी की तरह रहते ज़रूर थे, लेकिन पति पत्नी नहीं थे। अब जब इस तरह का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो जाहिर है जो पार्टनर्स होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन भी पैदा हो जाती है। उनको लगता है कि आज नहीं तो कल हमारी शादी होगी, इसी उम्मीद से खासकर लोग लिव इन में रहते हैं। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। बबली को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल अजय से, विकास से उसकी शादी हो जाएगी, मगर इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब दिसंबर के महीने में अचानक एक रोज़ विकास ने चुपके से अपने घर वालों के बताने पर किसी और लड़की से शादी कर ली। वो तारीख थी 12 दिसंबर की। बबली को कुछ भी पता नहीं चला और शादी हो गई। बबली इस धोखे में रही कि विकास उसका है, हमेशा से उसका रहा है, आगे भी उससे शादी होगी। अच्छा, बबली चूंकि एक मैरिड लेडी थी, बाद में वो विडो हो गई, तो उसके पास अपने पति के दिए हुए कुछ पैसे भी थे। चूंकि विकास से वो प्यार करती थी, साथ में रहते थे दोनों, तो बबली ने जो भी उसके पास रुपए पैसे थे वो सारे विकास को दिए थे। एक तरह से देखा जाए तो विकास पर वो रुपए लुटा दिए थे उसने। लेकिन विकास के मन में तो कुछ और ही था। विकास तो बबली को यूज़ कर रहा था। विकास ने जब चुपके से शादी कर ली तो बबली को तुरंत तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसे इस बात की जानकारी मिल गई। ये इस तरह की चीज़ें छिपती है नहीं। और जब जानकारी मिल गई तो बबली अब विकास के पीछे पड़ गई और विकास से ये कहने लगी कि तुम मुझसे शादी करो, अपनी बीवी को छोड़ो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर चली आऊँगी और तुम्हारा ये जो सारा अफेयर है मेरे साथ, इसका राज मैं खोल दूँगी। विकास ने उसे रोकने समझाने की कोशिश की, मगर बबली जो है अपनी ज़िद पर अड़ गई। बीच में बबली इस बात के लिए राज़ी भी हो गई थी कि ठीक है, वो उसे छोड़ देगी, बशर्ते कि जितने भी रुपए, वो रकम लाखों में है, बबली ने विकास के ऊपर खर्च किए थे, विकास वो लाखों की रकम उसे वापस लौटा दे। मगर विकास की नीयत ऐसी थी कि वो बबली का न सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि उसके रुपए भी वो लौटाना नहीं चाहता था। अगर वो रुपए लौटा देता तो शायद बबली उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाती, जैसा कि बबली ने उसे ऑफ़र दिया था। लेकिन विकास ने रुपए नहीं लौटाए और विकास ने यह तय किया कि वो बबली को ही दुनिया से हटा देगा। ये बड़ा ही खौफनाक फैसला था और प्लानिंग के मुताबिक इन्होंने किया ये कि विकास ने एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने की बात कहकर 15 मार्च से ठीक पहले बबली को मुरादनगर से ब्रजघाट बुलाया। ये ब्रजघाट उसी गांव के आसपास है, सुलेला गांव के आसपास है, जिस सुलेला गांव में विकास का घर है। तो विकास ने कहा था कि मेरे गांव में फैमिली फंक्शन है, तो तुम मुरादाबाद से चले आओ, उसमें शामिल होना और मैं परिवार के लोगों से भी तुमको मिलवाऊंगा। तमाम ख्वाब दिखाए थे। अब बबली जो है वो मुरादाबाद से बस में सवार होकर चली और ब्रजघाट तक पहुंची। लेकिन ब्रजघाट से उसके आगे गांव जाने का जो रास्ता था उसमें कोई एज सच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, और ख़ासकर जिस जगह पर बबली को उसने उतरने के लिए कहा था वो जगह भी सुनसान थी और वहाँ से उसके आगे कोई ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया भी नहीं था। ऐसे में बबली को रिसीव करने के बहाने ये जो विकास है उसका प्रेमी, वो वहाँ ब्रजघाट में पहुँचा और अपने साथ 2 और लोगों को लेकर पहुँचा। इनमें ये लोग 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे। इसमें एक में विकास अपने दोस्त अमन के साथ था और दूसरी जो गाड़ी थी, दूसरी जो बाइक थी बेसिकली, उस बाइक में विकास का एक भाई है, वो बैठा हुआ था, वो भी इसको लेने के लिए आया था। तो कुल मिलाकर ये 3 लोग आए थे और ये तीनों लोग बबली को साथ लेकर ब्रजघाट से आगे निकल पड़े बाइक में, और भाई का नाम सचिन है। बाइक में आगे निकल पड़े और गांव ले जाने की जगह वो सीधे बबली को लेकर चले गए घुंघरावली के जंगलों में। जंगल में बहुत खामोशी थी, सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। ऐसे में
इन तीनों लड़कों ने अपनी बाइक रोकी और बाइक रोककर तीनों शराब पीने लगे अचानक। जब बबली ने विकास को, अपने प्रेमी को, अपने दोस्तों के साथ और भाई के साथ ऐसा करते हुए देखा तो उसे थोड़ी घबराहट हुई। उसे लगने लगा कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि अगर मुझे वाकई किसी फैमिली फंक्शन में लेकर जाना होता तो सीधे चले जाते। जंगल के बीच में मुझे रोक दिया और ये तीनों शराब पीने लगे, और जिस तरह से उनका रवैया और बातचीत करने का रंग ढंग वो देख रही थी, उसे शक होने लगा कि इनके मन में कोई साजिश चल रही है। जल्दी ही उसको ये समझ में आ गया कि ये तीनों शायद उस पर हमला करने वाले हैं या उसकी हत्या करने वाले हैं। बबली ने अब विकास के पांव पकड़ लिए और पांव पकड़कर वो जान की भीख मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो। तब तक इन लोगों ने अपने पास जो बैग था उससे चाकू, चापड़ जैसे तेज़धार हथियार निकालने शुरू कर दिए। अब चूंकि ये लोग शराब पी चुके थे और पहले ही इन लोगों ने तय कर रखा था कि किसी भी सूरत में बबली की हत्या करनी है, तो विकास ने सबसे पहले चाकू निकाला और चाकू से बबली की गर्दन पकड़कर उसे रेतने लगा। अब बबली की गर्दन रेती जा रही थी, बबली रहम की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, और विकास के जो दोनों दोस्त हैं, मतलब अमन और उसका एक भाई सचिन, ये लोग उसके हाथ पांव पकड़े हुए थे। लेकिन ये किसी की गला रेतकर हत्या करना इतना आसान काम तो है नहीं, तो विकास उसका गला रेतने के मामले में स्ट्रगल कर रहा था। इतने में जो सचिन है, विकास का भाई, शराब के नशे में वो भी धुत था, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और उसके पास चापड़ जैसा घातक हथियार था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कसाई जो है वो मांस काटने के लिए करते हैं। उसने उसी चापड़ से एक घातक वार बबली के गले पर किया और बबली का सिर कटकर अलग हो गया। बबली का जो धड़ है वो कुछ देर तक वहाँ पर तड़पता रहा, छटपटाता रहा और उसके बाद शांत हो गया। इस तरह से इन तीनों ने मिलकर चंद मिनटों में जंगल के बीच बबली की हत्या कर दी। इसके बाद लाश ठिकाने लगाना तो बड़ी बात थी। तीनों ने गला काटकर हत्या की थी, तो तीनों ने यह तय किया कि वो लाश के पास से जहाँ धड़ है वहाँ से सिर को कहीं बहुत दूर ले जाकर फेंकेंगे ताकि कभी सिर बरामद ही ना हो, जंगली जानवरों का निवाला बन जाए और इस कत्ल का कभी खुलासा ना हो। इसी प्लानिंग के तहत बाइक पर उन लोगों ने बबली का सिर संभाला, पकड़ा और कम से कम 300 मीटर अंदर और जंगलों में लेकर गए, और अंदर भी ले जाने के बाद उसको ऐसे फेंका जैसे आपने देखा होगा ना, मतलब जो डिस्कस थ्रो एक स्पोर्ट्स है, आपने देखा होगा कि जो भी एथलीट होता है वो घूमकर जो है एक सर्कल चक्कर लगाकर फिर फेंकता है ताकि वो डिस्कस जो है, वो डिस्क जो है वो दूर तक ट्रैवल करे और उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाए। इसी तरह से इन लोगों ने उसके सिर को घुमा कर फेंका ताकि बिल्कुल जंगल में दूर कहीं जाकर गिरे और किसी को कभी मिले ही नहीं। इस तरह से सिर को ठिकाने लगाने के बाद ये तीनों अपने अपने घर चले गए और निश्चिंत हो गए कि ये राज कभी खुलना नहीं है। लेकिन इसके बाद जांच होती रही और कैसे कैसे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने इनके बारे में पता किया, बबली के नाम से इस पहली बार मरने वाली महिला की कैसे पहचान पता चली, ये सब तो मैंने आपको बता दी। इस मामले में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि जहाँ पर बबली की लाश मिली थी वहाँ पर आवारा कुत्तों का एक झुंड भी था। लेकिन ये झुंड जो है वहीं पास में एक नीलगाय की लाश पड़ी थी, जिस नीलगाय की लाश को ये कुत्ते लगातार नोच रहे थे, खा रहे थे, निवाला बना रहे थे। पुलिस का और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर वहाँ नीलगाय की वो लाश नहीं होती तो शायद कुत्तों ने बबली की लाश को ही निवाला बना लिया होता, और तब शायद हालत ये भी हो सकती थी कि उसकी पहचान बबली के नाम से भी ना हो पाती और किसी भी सूरत में इस कत्ल का कुछ भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि अगर लाश गायब हो जाती, अगर कुत्ते पूरी तरह से उसे खा लेते तो शायद ये राज नहीं खुल पाता। क्योंकि एक तो बबली जो है वो मुरादनगर में रहती थी और रहने वाली भी मुरादनगर की नहीं बल्कि दिल्ली की थी, और चूंकि बबली की बुजुर्ग माँ उसके बच्चों के साथ अकेली दिल्ली में रहती थी, उसे अपनी बेटी के गुमशुदगी और गायब होने का भी कुछ पता नहीं था। तो अगर देर सवेर वो एफआईआर दर्ज भी कराती तो भी अगर लाश नहीं मिलती तो इस केस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम होता। लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा कहें या कुछ भी कहें, कर्मा कहें, कि वो नील गाय का शिकार कुत्तों ने वहाँ किया जंगल में, और उसी जगह पर लाश के पास थोड़ी दूर पर नीलगाय की लाश को कुत्ते नोचते रहे, उनका पेट भरा हुआ था और इसी वजह से शायद बबली की लाश को उन लोगों ने अछूता छोड़ दिया। उसे पुलिस ने बरामद किया और कत्ल के इस ब्लाइंड
मामले को सक्सेसफुली पुलिस ने सॉल्व कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आपकी राय, आपकी सोच क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ख़ासकर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके पर भी आप अपनी राय दीजिए। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक फर्जी ज्योतिषी ने रसूखदार लोगों से बड़ी दोस्ती बनाई, और दोस्ती बनाने के बाद एक एक करके महिलाओं का वो यौन शोषण करने लगा। और उस आदमी के पास से तकरीबन 50 से ज़्यादा 58 आपत्तिजनक वीडियो क्लिप महिलाओं के मिले, जिन्हें वो चुपके से शूट कर लिया करता था और उन महिलाओं को वो ब्लैकमेल किया करता था। इस ज्योतिषी अशोक खरात को वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब ये नई जानकारी है कि उसके खिलाफ 2 मुकदमे भी और दर्ज हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि उसकी ये जो हरकत है, उसकी पोल पट्टी लगातार खुल रही है। कुछ कमेंट्स प्रीवियस स्टोरी में से मैं पढ़ता हूँ, आइए। CL कपूर ने कमेंट किया है, और उन्होंने कहा है कि मेनी वोट चोर लीडर्स आर इन्वॉल्व। एनीवे, ये बेसिकली एक मतलब पॉलिटिकल टाइप का कमेंट लग रहा है, लेकिन ये सही है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों से उस फर्जी ज्योतिषी की जान पहचान और मुलाकात ज़रूर थी, जिसकी वजह से उसने अपने पूरे इलाके में एक दबदबा बना रखा था। BM पुजारी ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि आपको क्या लगता है कि हम करना क्या चाहें, कमी है। एनीवे, इन्होंने जो कमेंट किया है वो बहुत क्लियरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका जो स्क्रिप्ट है वो इंग्लिश है, और इन्होंने हिंदी में कुछ बात लिखने की कोशिश की है, तो एग्जैक्ट मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे, लेकिन BM पुजारी जी ने कमेंट किया है, और उसे मैं तसल्ली से बाद में पढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पुजारी। और इसके अलावा सारंग चौहान साहब ने कमेंट किया है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो बाबा और फर्जी ज्योतिषी होते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं, इन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। राकेश परमार ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर रामजित समथिंग है, और उन्होंने भी कमेंट किया है, और उन्होंने मतलब उनका कमेंट में सरकाज़म ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से कमेंट को उन्होंने एक धर्म विशेष से जोड़ा है, मुझे लगता है उसका जिक्र नहीं करना ही सही है। संतोष ग्रोवर ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की बात कही है। हालांकि उन्होंने भी कुछ धार्मिक कमेंट किया है, जो मुझे लगता है कि शायद इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। साहिल परवेज़ ने कमेंट किया है, और उनका ये कहना है कि कुछ महिलाओं के आपत्तिजनक जो वीडियो इस मामले में लीक हो गए हैं, तो उनके पास वीडियो है। तो मेरा ये कहना है परवेज़ साहब, बेशक आपके पास वीडियो हो, लेकिन किसी भी महिला की गरिमा का ख्याल करते हुए उस वीडियो को या तो डिलीट कर दें, या फिर अगर आपके पास है तो उसे कम से कम किसी से शेयर तो ना करें। जगदीश चांडीगढ़ जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि अंधभक्ति और अंधविश्वास के गर्त में भारत के लोगों को धकेला जा रहा है, और वो भी धर्म के नाम पर। इस देश में नेताओं ने और सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों ने ऐसे बाबाओं को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। 21 कर के नाम से एक आईडी है, और उन्होंने कहा है कि क्या क्या देखना पड़ रहा है। आर्टिस्ट हैंडमेड कॉपी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि बुरे कर्म करने वाले लोगों का नतीजा जो है बुरा ही होता है, और ऐसे लोगों से लोग सतर्क हो जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने उस जो घटनाक्रम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उसके लिए उन्होंने मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट भी किया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है। थैंक यू वेरी मच। प्रदीप कुमार जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी दी जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट्स किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।